एक अचानक मोड़ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान की वॉर रुकवाकर अपनी खिल्ली उड़वाने के बाद 19 मई 2025 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ अलग अलग फोन कॉल करने का अपना इरादा घोषित किया है। ट्रंप अपनी शक्तियों का भली भांति इस्तेमाल करना जानते हैं, वो अलग बात है। बाद में मीम्स का शिकार भी बन जाते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच शांति सुनिश्चित करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलने बाद अब ट्रंप यूक्रेन और रूस में शांति स्थापित की ओर बढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ट्रंप के इस अप्रत्याशित कदम ने दुनिया भर में आशा और संदेह दोनों को जन्म दिया है। मजाक से अलग यह कॉल जारी रूस यूक्रेन युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आई है, जिसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति में मजबूती से डटे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सांस रोककर देख रहा है। मैं तो नहीं देख रहा, क्योंकि विदेश नीति के प्रति अपने अपरंपरागत दृष्टिकोण के लिए जाने जाने वाले ट्रंप रुकी हुई शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं। पुतिन के साथ अपने पिछले विवादास्पद संबंधों और यूक्रेन को सहायता रोकने के लिए अपने पिछले महाभियोग को देखते हुए ट्रंप की अचानक भागीदारी ने लोगों को हैरान कर दिया है। आलोचक उनके इरादों और एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की उनकी क्षमता पर सवाल उठाते हैं। हालांकि समर्थक अप्रत्याशित सौदे करने के उनके इतिहास और उन नेताओं के साथ जुड़ने की उनकी इच्छा की ओर इशारा करते हैं, जिन्हें अक्सर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा त्याग दिया जाता है। दांव निश्चित रूप से ऊंचे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने पहले ही हजारों लोगों की जान ले ली है, लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया है और वैश्विक व्यवस्था को अस्थिर कर दिया है। एक शांतिपूर्ण समाधान मायावी बना हुआ है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर वॉर विराम का उल्लंघन करने और युद्ध अपराध करने का आरोप लगाते हैं। जैसे ही दुनिया ट्रंप के राजनयिक प्रयासों के परिणाम का इंतजार कर रही है, एक सवाल सबसे आगे बना हुआ है। क्या ट्रंप, एक ऐसा व्यक्ति जो अक्सर विभाजन और विवाद से जुड़ा होता है, वास्तव में शांति के लिए एक अप्रत्याशित उत्प्रेरक बन सकता है? 15 मई 25 को इस्तांबुल में रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडलों के बीच हाल ही में हुई आमने सामने की बातचीत मार्च 22 के बाद इस तरह की पहली बैठक थी। बातचीत फिर से शुरू होने से, हालांकि अस्थायी रूप से लंबे समय से चल रहे संघर्ष के राजनयिक समाधान की उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। हालांकि बातचीत सीमित प्रगति के साथ समाप्त हुई, जिसमें गहरे विभाजन और अविश्वास पर प्रकाश डाला गया, जो बातचीत को प्रभावित करते रहे। जबकि दोनों पक्षों ने एक शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता को स्वीकार किया, ठोस समझौते मायावी बने रहे। चर्चाएं प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित थीं, जिनमें वॉर विराम, नागरिकों को निकालने के लिए मानवीय गलियारे और विवादित क्षेत्रों की स्थिति शामिल है। हालांकि मूलभूत असहमति बनी रही, खासकर यूक्रेन की न्यूट्रलता और क्षेत्रीय रियायतों के लिए रूस की मांगों के संबंध में। इस्तांबुल वार्ता का एक उल्लेखनीय परिणाम रूसी और यूक्रेनी रक्षा मंत्रियों के बीच एक सीधा संचार चैनल स्थापित करने का समझौता था। इस विकास का उद्देश्य आकस्मिक वृद्धि को रोकना और डी-एस्केलेशन प्रयासों को सुविधाजनक बनाना है। हालांकि दोनों सेनाओं के बीच गहरे अविश्वास को देखते हुए इस चैनल की प्रभावशीलता देखी जानी बाकी है। सीमित प्रगति के बावजूद इस्तांबुल वार्ता ने एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि बातचीत, चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, रक्तपात को समाप्त करने का एकमात्र व्यवहार्य मार्ग है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से इस गति का निर्माण करने और एक स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करने के लिए सद्भावनापूर्ण बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया है। रूस ने यूक्रेन में संघर्ष के लिए वॉर विराम और बातचीत से निपटारे के लिए पूर्व शर्त के रूप में मांगों का एक सेट रेखांकित किया है। हालांकि इन मांगों को यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों के संदेह और प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। मास्को यूक्रेन के पूर्ण विसैन्यीकरण पर जोर देता है, इसकी तटस्थ स्थिति की गारंटी देता है और इसे नाटो में शामिल होने से रोकता है। इसके अतिरिक्त रूस 14 में क्रीमिया पर अपने कब्जे और पूर्वी यूक्रेन में स्वघोषित डोनेट्स्क और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक की स्वतंत्रता की यूक्रेनी मान्यता की मांग करता है। ये मांगें यूक्रेन से महत्वपूर्ण रियायतों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसके लिए उसे प्रभावी रूप से अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को त्यागने की आवश्यकता होती है। कीव और उसके पश्चिमी सहयोगी इन मांगों को गैर स्टार्टर के रूप में देखते हैं, यह तर्क देते हुए कि वे रूस की आक्रामकता को पुरस्कृत करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं।
इन अधिकतम मांगों पर क्रेमलिन के आग्रह ने इस संदेह को हवा दी है कि रूस वास्तव में बातचीत से निपटारे में दिलचस्पी नहीं रखता है। आलोचकों का तर्क है कि मास्को समय निकालने, अपनी सेनाओं को फिर से संगठित करने और अपने क्षेत्रीय लाभ को मजबूत करने के लिए बातचीत को एक धूम्रपान के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने रूस की आक्रामकता की निंदा की है और कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन ये उपाय अब तक मास्को के कार्यों को रोकने में विफल रहे हैं। खंड 4 कैदी, विनिमय, सद्भावना का संकेत या रणपॉलिटिक पैंतरेबाजी। चल रहे राजनयिक प्रयासों के बीच रूस और यूक्रेन प्रत्येक पक्ष से 1000 वॉरबंदियों का आदान प्रदान करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर पहुंच गए हैं। इस विकास का, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा स्वागत किया गया है, सावधानी और संदेह के साथ भी मुलाकात की गई है। विनिमय का समय स्पष्ट नहीं है और पिछले समझौते विश्वास की कमी और युद्ध के मैदान की गतिशीलता में बदलाव के कारण ध्वस्त हो गए हैं या देरी हुई है। विनिमय के समर्थक इसे विश्वास निर्माण और मानवीय इशारों में शामिल होने की इच्छा प्रदर्शित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखते हैं। कैदियों की रिहाई, विशेष रूप से जिन्हें कठोर परिस्थितियों या दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा है, दुख को कम करेगा और संभावित रूप से बातचीत के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करेगा। हालांकि संशयवादी समझौते की व्याख्या शांति की दिशा में वास्तविक प्रगति के संकेत के रूप में करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। उनका तर्क है कि कैदियों का आदान प्रदान, जबकि मानवीय आधार पर महत्वपूर्ण है, सौदेबाजी चिप्स या प्रचार उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। विनिमय अनुपात 1000 के लिए 1000 कैदियों का चयन करने के लिए इस्तेमाल किए गए मानदंडों और रिहा किए गए लोगों की संख्या और प्रोफाइल में असंतुलन की संभावना के बारे में सवाल उठाता है। सुमी के लिए न्याय और मजबूत प्रतिबंध। सुमी, यूक्रेन का एक शहर, संघर्ष के दौरान भारी क्षति का सामना कर रहा है। यहां के निवासियों ने न्याय और पुनर्निर्माण की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सुमी के लिए न्याय सुनिश्चित करने और रूस पर मजबूत प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। यह प्रतिबंध रूस को अपने आक्रामक कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराने और भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। सुमी के लोगों के लिए न्याय और सुरक्षा की गारंटी देना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें एकजुट होकर सुमी के पुनर्निर्माण और न्याय की दिशा में काम करना चाहिए। शांतिदूत या विघटनकारी। ट्रंप ने कई बार खुद को एक शांतिदूत के रूप में प्रस्तुत किया है, जो वैश्विक संघर्षों को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता, मुझे नहीं लगता ये बंदा रुकने वाला है। लेकिन उनके आलोचक, जैसे कि मैं, उन्हें एक विघटनकारी के रूप में देखते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जटिल बनाते हैं। बने बनाए बिगाड़ने में ट्रंप का रिकॉर्ड जबरदस्त है। ट्रंप की भूमिका पर बहस जारी है। क्या वह शांति के लिए एक मार्गदर्शक हैं या संघर्ष को बढ़ावा देने वाले? मैं बताऊं, गोली मारो तुम बताओ। कमेंट बॉक्स में उनके समर्थक उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो साहसिक कदम उठाने से नहीं डरते, जबकि उनके विरोधी उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो विभाजन और विवाद को बढ़ावा देता है। ट्रंप की विरासत पर अंतिम निर्णय अभी भी बाकी है, लेकिन उनकी भूमिका पर चर्चा जारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय संशयवाद और अनिश्चित भविष्य। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में संशयवाद बढ़ रहा है। कई देशों के नेता इस शांति वार्ता को संदेह की नजर से देख रहे हैं। कुछ का मानना है कि यह वार्ता केवल समय की बर्बादी है, जबकि अन्य इसे एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। इस बीच आम जनता और विश्लेषक भी इस प्रक्रिया पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। भविष्य अनिश्चित है और यह देखना बाकी है कि क्या यह वार्ता वास्तव में स्थायी शांति ला पाएगी। कई लोग इस प्रक्रिया को लेकर आशावादी हैं, लेकिन संशयवाद भी कम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब इस वार्ता के परिणामों पर टिकी हैं। क्या यह वार्ता एक नए युग की शुरुआत करेगी या फिर यह केवल एक असफल प्रयास बनकर रह जाएगी? समय ही बताएगा कि इस शांति वार्ता का भविष्य क्या होगा।